सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर होने कर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साने ताकाइची, नाम याद रख लीजिए, साने ताकाइची। जापान की संसद ने साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना है। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है? साने ताकाइची को। वो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी की नेता हैं। किसके नेता हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी की नेता है साने ताकाइची। 64 वर्षीय ताकाइची अपने अति रूढ़िवादी विचारों और आयरन लेडी की छवि के लिए जानी जाती हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि वो अति रूढ़िवादी विचारों की वजह से चुनी गई हैं। उन्होंने शिगेरू इशिबा की जगह ली है, प्रधानमंत्री पद पर बनी हैं। H1B वीजा, हाल फिलहाल में ये आप सबने बहुत सुना होगा। जी हाँ, H1B वीजा ट्रंप सरकार ने यानी अमेरिकी सरकार ने 21 सितंबर 2025 से अमेरिका के बाहर के कर्मचारियों के लिए नए H1B वीजा आवेदन पर $1,00,000 लगभग 83 लाख रुपए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब H1B वीजा आवेदन पर लगभग 83 लाख रुपए की फीस लगाई गई है। USCIS अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने USCIS ने यानी कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने स्पष्ट किया है कि यह फीस पहले से H1B वीजा धारकों, F1 छात्रों या जो लोग अमेरिका के अंदर ही स्टेटस बदल रहे हैं उन पर लागू नहीं होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी नेट FDI अगस्त महीने में 159% गिर गया और यह महीने के लिए नकारात्मक हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश से बाहर जाने वाला पैसा आने वाले निवेश से ज्यादा था। इसका मुख्य कारण विदेशी कंपनियों द्वारा मुनाफा वापस भेजना और कुल निवेश में कमी था। भारत ने अप्रैल 2000 से जून 2025 के बीच लगभग 1.09 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त किया। तो ये अच्छा नहीं माना जा सकता। फिलहाल तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो घट गया है और काफी घट गया, अगस्त महीने में 159%। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वातावरण की क्वालिटी को जो बताता है इंडेक्स, उसकी बात कर लेते हैं हम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB वायु गुणवत्ता मापने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का उपयोग करता है। ये PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ओजोन यानी O3, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और अमोनिया यानी NH3 जैसे प्रदूषकों को मापता है। AQI 0 से 500 तक होता है, जो हवा की स्थिति अच्छी से गंभीर तक बताता है। दिवाली थी, इस वजह से इसकी ज्यादा बातें हो रही हैं क्योंकि दिवाली पर ज्यादा पटाखे फोड़ने की वजह से दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई है। राजधानी की हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई, जो हर साल होता है। त्योहार के बाद हवा की गुणवत्ता जो मापी गई है यानी AQI लेवल जो मापा गया है 345 से 351 तक पहुंच गई और कुछ जगहों पर 400 से ज्यादा हो गई। ज्यादा धुआं और जहरीली हवा फैल गई जिससे पूरे शहर में धुंध छा गई। ये तस्वीर भी आपके सामने है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिवाली की अगली सुबह क्या हाल देखने को मिला है राजधानी दिल्ली में। चीन ने विश्व व्यापार में शिकायत की है। क्या शिकायत की है चीन ने? चीन ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की है कि भारत की EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन, जो आजकल हर जगह पर आपको सड़कों पर दिख जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक वाहन
और बैटरी पीएलआई योजनाएं विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियों को ज्यादा फायदा देती हैं। ये शिकायत चीन के द्वारा किया गया है डब्ल्यूटीओ में। तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी नीतियों का बचाव करना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य देश में उत्पादन और नई तकनीक को बढ़ावा देना है, ना कि विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव करना। और अब बात कर लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के 8 मुख्य क्षेत्रों की। जी हाँ, 8 कोर सेक्टर्स। कौन से उद्योग हैं जो देश की औद्योगिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। इनका कुल भारांक 40.27% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, जिसको आईआईपी कहा जाता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी इसको कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये 8 कोर सेक्टर्स हैं जो देश की औद्योगिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाते हैं। मुख्य क्षेत्र की वृद्धि की अगर हम बात करें तो 3 महीने के न्यूनतम स्तर 3% पर दर्ज किया गया। सितंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम पिछले महीने की बात कर रहे हैं। भारत के 8 मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 3% रह गई। इसका कारण कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों में गिरावट रहा। केवल इस्पात क्षेत्र ने अच्छी वृद्धि दिखाई, जो 14.1% रही। ये ईंधन से जुड़े क्षेत्रों में कमजोरी और औद्योगिक गतिविधियों में मंदी की संभावना दिखाता है। तो क्या दिखाता है ये? ईंधन से जुड़े क्षेत्रों में कमजोरी और औद्योगिक गतिविधियों में मंदी की संभावना दिखाता है, क्योंकि मुख्य क्षेत्र जो है उनकी 3 महीने की का जो स्तर रहा वो 3% पर आ गया, बहुत नीचे आ गया। और एक नजर डालिए महाराष्ट्र के मानचित्र पर। बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में है। पश्चिम बंगाल का ये नक्शा आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर की तरफ जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सटा हुआ इलाका है, वहां पर सिक्किम जहां पर है उस तरफ ये स्थित है। अलीपुरद्वार इसको कहा जाता है। इस जिले में भूटान की सीमा के पास ये बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। ये जंगलों, नदियों और बाघ, हाथी, तेंदुए जैसे जानवरों से भरपूर है और कई पौधों और पक्षियों की रक्षा करता है। इस जंगल में जंगलों, नदियों और बाघ, हाथी, तेंदुए जैसे जानवरों से ये भरपूर है। अलीपुरद्वार बक्सा टाइगर रिजर्व। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 आपको क्या क्या हक देता है? बोलने, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता आपको मिलती है, हमें मिलती है अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कानून से हमें सुरक्षित करता है, कानून के द्वारा। अनुच्छेद 21 ये सब हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 32 इसके जरिए हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच और हटाने की प्रक्रिया तय करता है। क्या करता है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच और हटाने की प्रक्रिया तय करता है। ये संसद को शिकायतों की जांच का अधिकार देता है, ताकि न्यायाधीशों की जवाबदेही बनी रहे और उनकी स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को 1989 में G7 देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने से लड़ने के लिए बनाया था। 2001 में इसका काम आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए भी बढ़ाया गया। ये दुनिया भर में ऐसे नियम बनाता है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को गलत या अवैध धन से बचाते हैं। कौन करता है ये काम? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। FATF ब्लैक लिस्ट उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्रवाई की जरूरत है। वे देश जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग रोकने में गंभीर कमी है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा होता है। FATF ऐसे देशों पर सख्त कदम और ज्यादा जांच की सलाह देता है। FATF ग्रे लिस्ट यानी कि बढ़ी हुई निगरानी वाले देश, वे देश जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की व्यवस्था कमजोर है लेकिन वे सुधार करने के लिए FATF के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। CBI की जड़ें 1941 के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान SPE में हैं। कहां पर है? 1941 के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान SPE में CBI की जड़ें हैं। संथानम समिति की सिफारिशों पर इसे आधिकारिक तौर पर 1963 में स्थापित किया गया था। संथानम समिति ये भारत की प्रमुख एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर अपराधों की जांच करती है। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग, चमन सीमा पारगमन को पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध विराम के बाद आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया है। क्या है? चमन बॉर्डर क्रॉसिंग, जिससे फंसे हुए परिवारों और मालवाहक कंटेनरों की आवाजाही की अनुमति मिल गई है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने PDF फाइल डाली हुई है।